हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाई का पार्ट टू। ये हमारा न्यूक्लियाई का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में समझेंगे कि किस तरह से मास एनर्जी और मास एनर्जी डिफेक्ट, इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियाई के शेप और साइज के बारे में देखा और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा, जैसे कि आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोमर्स है। तो इस तरह के टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। और आज ये वाला लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से एक दो सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मास एनर्जी के बारे में। मास एनर्जी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो कंसिस्ट होता है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। किस तरह से? जो अल्फा पार्टिकल है वो एक हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का मॉलिक्यूल है 2He4। अगर हम यहां से निकालें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने आएंगे? दो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालें तो बनेगा 4 - 2 = 2। मास ऑफ एक्चुअल अल्फा पार्टिकल, और इसका जो मास होगा वो 4.0015 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसे। टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज 4.020 यूनिट। The difference in the above two masses is due to the binding energy of alpha particle। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ, जैसे अगर हम देखें कि जो एक्चुअल मास है वो हमारे पास कितना है? 4.0015 यूनिट। और टोटल मास अगर बात करें तो है कितना इंडिविजुअल का, पार्टिकल का? वो है 4.0320। अब ऐसा क्यों है? तो इन दोनों में कहीं मास में डिफरेंस आपको देख रहा है, मास में डिफरेंस है। द डिफरेंस इन टू एवब मासेस इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किसकी वजह से होता है? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है Δmc², E बराबर Δmc²। अब जो Δm लिखा है जिसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट हमारा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट किस तरह से डिफाइन होता है, मास डिफेक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम कोई भी, जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और ये आपस में जब बाइंड होंगे तो बाइंड होने के बाद क्या है, इसका जो मास है वो बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत पास पास से आएंगे तो इसका मास बढ़ जाता है। क्यों? तो बहुत कम हमारा अंतर आता है इसके मास में। आप देख पा रहे हो बहुत कम अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, या मास कम हो जाए। फॉर द अल्फा पार्टिकल डेल्टा एम, मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी है? अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.035 यूनिट, और जो बाइंडिंग एनर्जी में आएगी डिफरेंस वो बनेगा -28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अल्फा पार्टिकल हैज ए लोअर एनर्जी, अल्फा पार्टिकल के पास लोअर एनर्जी देन ए कलेक्शन ऑफ सेपरेशन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या है? कम है। अगर हम कलेक्शन देखें अलग अलग किनका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे वो बहुत क्लोज आएंगे तो उसका जो मास है वो कम हो जाता है। मतलब पहले हमारे पास जो न्यूक्लियस दे रखे थे वो अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उसका मास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास क्या हो गया? कम हो गया, तो मास डिफेक्ट।
since the proton in the nucleus are charged particle. प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल, दे हैव ए पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद देम। और प्रोटॉन के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दिस इज वेरी लार्ज, और जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज कंपेयर टू टाइपिकल एटॉमिक स्केल एनर्जी ऑफ अराउंड द 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी स्केल से भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। दिस इज मच लार्जर देन द एनर्जी एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन। तो प्रोटॉन के बाद बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। कौन सी, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻12। द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नेगेटिव इन आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी हमारी होगी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी तरह की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही दिखाएंगे। द रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड फ्रॉम, तो जो रेस्ट एनर्जी है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं E बराबर mc² से। अगर हम बात करें जो एनर्जी है वो बनती है कितनी, प्रोटॉन के लिए 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम मास को एक्सप्रेस करें तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होती है वो बनेगी एनर्जी पर c²। और c क्या होगा, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इस तरह से जो मास बनेगा वो हो जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है। मास कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में मास को एक्सप्रेस करें तो बनेगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये तो मास बना। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करें, MEV अपॉन में c² तो बनेगा 931.5 MEV²। तो ये मास है, एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका अक्सर हम प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन। ये किसने प्रपोज किया, आइंस्टाइन ने प्रपोज किया। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास m इज गिवन बाय E बराबर mc²। मतलब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, mc² के बराबर होगी। द मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी E इज गिवन बाय m इक्वल्स टू E अपॉन c²। तो मास इक्विवेलेंट किसके होगा, जो भी हमारी एनर्जी होगी वो बन जाएगा m बराबर E अपॉन c²। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम निकालने में सहायता लेंगे। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर Q वैल्यू। तो जो भी हम निकालें न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें जो हमारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, तो उसको भी हम किस में, इसी में मेजर करेंगे। कुछ हमारे MCQs हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज यूज्ड, किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ओनली ए, बोथ ए एंड बी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो ये हमने एक एम भी पढ़ा है, किसके बराबर, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, अगर कोई भी न्यूक्लियाई हमारा स्टेबल है तो मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग n न्यूट्रॉन एंड z प्रोटॉन इज लेस देन टोटल मास ऑफ n आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्लस आइसोलेटेड प्रोटॉन। मतलब अगर मान के चलो कोई भी हमारा न्यूक्लियाई स्टेबल है तो उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उनका जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि n इज लेस देन z।
द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियॉन्स इन देयर फ्री स्टेट। अब मास डिफेक्ट क्या है? जो भी मास है किसका, न्यूक्लियस का, इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ masses of constituent nucleons in their free state. The difference in the mass is called mass defect. तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं, एक है x और दूसरा है y, ठीक है। ये हमारे मान के चलो फ्री स्पेस में है, फ्री स्टेट में है पहले, और ये दोनों मिलके हमारे कोई जेड बना दे रहे हैं। तो इन दोनों का जो मास अगर हम जोड़ें, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, तो ये हमारे दो हैं, दो मिलके एक क्या बनाए हैं, न्यूक्लियस बनाए हैं, ठीक है। तो इसका जो मास होगा वो हमेशा कम होगा इन दोनों के मास से। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे हमारे मान लो न्यूक्लियॉन्स हैं, अब ये सारे न्यूक्लियॉन्स हमारे क्या हो जाए, इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियस बना दें, तो इसका मास जो है वो कम होगा, m2 मान लो, और इसका मास जो है m1। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इसका मास होगा ज़्यादा और इसका मास होगा कम, तो न्यूक्लियस ये बना, न्यूक्लियस का मास कम होगा, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अक्सर पेपर में पूछा जाता है, क्या हुआ है, ध्यान से इनको पढ़ना। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हो रहा है, तो एनर्जी जो इक्विवेलेंट होगी मास डिफेक्ट की, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी जो बनेगी, ठीक है, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट। द बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो हमने बता दिया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूक्लियॉन्स हैं, उसका और न्यूक्लियस के मास से हम डिफरेंस कर देंगे, इस तरह हमें मास डिफेक्ट मिलेगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम हमें मालूम है क्या है, मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी अगर अर्ग में निकालें तो हो जाएगा डेल्टा एम, हम ग्राम में निकालना पड़ेगा, और 9 × 10⁻20, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जूल में निकालें तो ये बनेगा, इफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इन AMU। अगर मान के चलो मास डिफेक्ट हमारा डेल्टा एम किस में है, AMU में है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी, 931.5 MeV, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी तरह के सवाल आते हैं पेपर में। अगर मान के चलो Z और E रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या है, मास नंबर न्यूक्लियस का, तो बाइंडिंग एनर्जी जो बनेगी न्यूक्लियस की वो क्या बनेगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है जो भी हमारे पास होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसमें से न्यूक्लियस के मास को हम घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, मास न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का जोड़ना है। जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, न्यूक्लियस बना। तो अगर मान के चलो ये सब बहुत पास पास आए तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, इसका मास ज़्यादा था, तभी तो मास डिफेक्ट पड़े। तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारी क्या होगी, कि जो मास होगा प्रोटॉन का और जो मास होगा न्यूट्रॉन का, इनको दोनों को ऐड कर लो, अब माइनस कर देंगे क्या, मास न्यूक्लियस का, और इंटू में सी स्क्वायर, तो ये तुम्हारी बन जाएगी किसमें, जूल में। अगर आपको चाहिए किसमें, MEV में, तो हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे, अगर आपको उसमें चाहिए MEV में तो हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, अब यहाँ पर देखो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, m-a/a, मतलब डेल्टा m/a। m क्या है, एटॉमिक वेट, और ये क्या है, एटॉमिक मास।
तो ए है एटॉमिक मास, अब वो एटॉमिक वेट AMU में। अगर मान चलो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन m-a अपॉन में a, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, m-a अपॉन में a। अगर मान के चलो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0 किसके लिए होता है? कार्बन के लिए। ध्यान रखना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कर्व की बात करते हैं। द कर्व ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो जैसे हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं, बहुत लाइटर न्यूक्लियाई हैं, और कुछ हमारे हाईवी न्यूक्लियाई हैं, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो आयरन के लिए होती है। किसके लिए होती है? आयरन के लिए। तो ज़्यादा स्टेबल जो है वो होता है आयरन। कौन होता है? आयरन। इसकी होती है 8.7 लगभग। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे, हीलियम। ठीक है। तो इनके लिए लिथियम, हीलियम जी रहा, तो हीलियम के लिए बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यूरेनियम के लिए। ठीक है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है पर न्यूक्लियन की। तो मेन फीचर क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व के? बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द लार्ज 28 से लेके 138। मतलब अगर मान के चलो मास नंबर जिनका 28 से लेके और 100 कितना 138 है, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा होती है। ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब जैसे मान के चलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आप देखें, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि हल्के हैं बहुत। कैसे हैं? लाइटर हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, आपस में न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होंगे तो क्या उनका मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? जुड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियाई जैसे मान के चलो 220 से ज़्यादा वैल्यू हो गई, आर हैली अनस्टेबल। तो ये क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए ब्रेक होते हैं 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई में। ठीक है। बाद में ये स्टेबल हो जाते हैं। ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व बना है, इसके इधर जो हमारे हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो ये करते हैं क्या? फिजन। क्या करते हैं? फिजन। और इधर जो बने हैं ये वाले, ये कराते हैं फ्यूजन। मतलब ये लाइटर न्यूक्लियाई है वो जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बाद में स्टेबल हो जाता है। इधर क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियाई टूट के हल्के न्यूक्लियाई में तो क्या करते हैं? स्टेबल कराते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है प्रोसेस हैं स्टेबल कराने के न्यूक्लियस को। तो ये एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो ये हमारे मेन फीचर हैं। द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर दोज विद द लार्ज बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा वही स्टेबल न्यूक्लियाई होगी जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे कि मान के चलें आयरन, आयरन की ज़्यादा होती है। विद इंक्रीज इन मास नंबर, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इंक्रीज होगी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन के लिए होती है वो कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर आफ्टर विद इंक्रीज ऑफ मास नंबर, उसके बाद क्या है? मास नंबर इसके बाद बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगती है। ठीक है। तो यूरेनियम के लिए 7.6 हो गई। वेरी लाइट न्यूक्लियाई आर लीस्ट स्टेबल, और लाइट न्यूक्लियाई क्या होती हैं? बहुत कम स्टेबल होती हैं। वेरी हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये भी कैसे होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। द न्यूक्लियाई विद इंटरमीडिएट मास नंबर आर मोस्ट स्टेबल। द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम न्यूक्लियस इज अबाउट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ एटॉमिक जो नंबर है या मास है वो हमारा क्या हो जाए? 56 से ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियर फिजन होगा। क्या होगा? फिजन।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर मान के चलो 20 से कम है तो यहाँ पर फ्यूजन होगा। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन फिजन, फिजन में रिलीज होती है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर फॉर फ्यूजन फ्रेगमेंट देन इनिशियल हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जब भी फिजन या फ्यूजन हो तो क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। ठीक है, रिलीज होती है एनर्जी, फिजन में रिलीज होती है ज़्यादा और फ्यूजन में कम। Minima are associated with nuclei containing an odd number proton and neutron such as hydrogen, helium, nitrogen and maxima associated with the nuclei having even number। तो जो हमारे इवन नंबर होते हैं उनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, और जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उनके पास क्या होती है, कम होती है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हीलियम के लिए ज़्यादा, तो देख पा रहे हो ग्राफ में। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए कम, हीलियम के लिए ज़्यादा, मतलब इवन के लिए ज़्यादा, ऑड के लिए कम। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन इज ग्रेटर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई विच आर फ्यूज। आयरन हुज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टैंड मैक्सिमा 8.7 इज द मोस्ट स्टेबल एंड विल गो अंडर नीदर फिजन और फ्यूजन। ना तो इसका फिजन होगा और ना ही फ्यूजन होगा। हमारे कुछ एमसीक्यूज में बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड। तो मास डिफेक्ट होगा, क्या होगा, मास डिफेक्ट। इफ m इज एटॉमिक वेट, a इज द मास नंबर, देन m माइनस a अपॉन a, तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फोर्स लगता है। फोर्स क्या है, फोर्स इनसाइड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, टेंसर फोर्स और हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। कूलम फोर्स को पहले समझते हैं। ये कूलम फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमेशा रिपल्शन का काम करता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दोनों हमारे लाइक चार्ज है। और ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इन स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस की। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो कूलम फोर्स इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की डिक्रीज होगी क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो फोर्स जो एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कहें तो यहाँ तो हम बात करें तो कूलम फोर्स से ज़्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा होगा। तो जैसे एनर्जी क्या है ऐसी है, तो इसका ग्राफ ये बनता है। तो यहाँ डिस्टेंस से, ये हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम होता है। उसके बाद फिर से जैसे सेपरेशन होगा तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेपरेशन कम तो भी एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब सेपरेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में पहुंच जाती है। द न्यूक्लियर force between two nucleon fall rapidly to zero as their distance is more than potential energy between two nucleons as a function of distance and it is minimum at distance r naught। तो ये वाली जो जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम। repulsive force between proton is about 10 की पावर 36 times as greater as gravitational force between them। और जो रेशियो होता है स्ट्रेंथ का ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर फोर्स का, वो ये होता है। मतलब अगर मान के चलो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एक है, तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा, मतलब कूलम्बिक कितना होगा 10 की पावर 36 और न्यूक्लियर कितना होगा 10 की पावर 38।
तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसकी वैल्यू है? न्यूक्लियर की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स की? ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेपरेटर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज वेरी ऑर्डर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत कम रेंज में काम करता है। स्पिन डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस आर पैरेलल। नॉन सेंट्रल होता है, ठीक है। और क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रिकल है, नॉन ग्रेविटेशनल है। एक्सचेंज फोर्सेस होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीन्स बिटवीन पाई मेसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अगला फोर्स हमारा कौन सा है? हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस देन 0.5 फर्मी मीटर। अगर मान के चलो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस हमारी 0.5 मीटर फर्मी मीटर से कम हो जाए तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ रिपल्शन इन स्टेट ऑफ अट्रैक्शन। दीज फोर्स आर कॉल्ड हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। ये भी हमारा कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। फोर्स कीप द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियन कांस्टेंट। ये क्या करता है? उसके वॉल्यूम वगैरह को कांस्टेंट करके रखता है। एक है हमारे पास टेंसर फोर्स। जितने भी हमारे न्यूक्लियंस होते हैं वो स्पिन करते हैं, सो दे हैव वी हैव एज मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन टू डायपोल। तो ये दो डायपोल के बीच में काम करता है। ये वाले फोर्स को हम बोलते हैं क्या? टेंसर फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये प्रिवेल अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 3 फर्मी मीटर और ये 3 फर्मी मीटर तक काम करता है। टेंसर फोर्स से अराइज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियंस और स्पिन मोशन न्यूक्लियंस के, ठीक है। बीटा डिके। अब बीटा डिके कहाँ होता है? ये बीटा डिके मेनली ड्यू टू टेंसर फोर्सेस। बीटा डिके मेनली टेंसर फोर्सेस की वजह से ही होता है। एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। कुछ एमसीक्यू जमा रहे हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? दे आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसमें होगा दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बाकी सारे सही है। ये भी सही, इंडिपेंडेंट होता है चार्ज पे। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन बिटवीन टू न्यूट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये हमारा था पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा लेक्चर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, मास डिफेक्ट। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।